पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं और जो मल्टीपल फोर्सेस हैं उनके आ चुके हैं। अभी असम राइफल्स के ज्वाइनिंग लेटर हैं वो रिमेनिंग है, और एसएसएफ के भी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, आप लोगों को भी मिल गया होगा। इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है काफ़ी टाइम बाद अब चैनल पर वीडियो आ रही है, लगभग 10 से 12 दिन बाद। कुछ चीज़ों में बिजी थे, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अगर हम बात करें तो एसएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर सब होप्सो सारे लोगों का आ चुका होगा। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं कि ज्वाइनिंग लेटर में फॉर्म्स कई सारे दे रखे हैं, वो कैसे फिल करने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म है और भी कई सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो पहले होती थी उनसे अब चेंज हुई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नई देखने को मिलेंगी। सारी चीज़ देख रहे होंगे कि कौन कौन से फॉर्म है, क्या क्या भरने हैं, क्या क्या प्रिपेयर कराना है, एक एक चीज़ को बस बारीकी से समझ रहे होंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो एक ज्वाइनिंग लेटर है वो हमने ले रखा है, और उसके बेसिस पे आपको सारी चीज़ें समझाते रहेंगे और कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, इससे इस तरह की आगे भी आप वीडियो देख पाएँ। और यहाँ पे बात करते हैं हम कि एसएसएफ का जो ज्वाइनिंग लेटर है उस पर सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ज्वाइनिंग लेटर है जो यहाँ पे लगा हुआ है सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है, उसे मैनेज कीजिएगा। और यहाँ देखें तो ये ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। और यहाँ पे ये एड्रेस दे रखा है जिस अथॉरिटी ने यहाँ पे जारी किया है। यहाँ पे और 10 जनवरी 2025 को जो ये जो लेटर है वो भेजा गया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आए तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं किसके लिए भेजा गया था वो दे रखा है। इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमने हाइड कर रखी हैं। यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी रोल नंबर दे रखा था, गांव का नाम दे रखा था, इनका नाम था, तहसील थी, पिन कोड था, ईमेल, मोबाइल नंबर, पोस्ट, ये सारी चीज़ दे रखी थी जो हमने हाइड कर रखी हैं उनकी जो सिक्योरिटी पर्पज़ है उसकी वजह से, जिससे उनकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। बाकी आगे बात करते हैं जो काम की चीज़ें हैं उन पे। यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है कि सॉरी, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, या एसएसएफ कह सकते हो आप, कि एसएसएफ की जो अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024 कंडक्टेड थ्रू एसएससी। तो जो एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था उसके थ्रू वो एसएसएफ में जॉब होती है, तो उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर है। और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे सर मैडम, और यहाँ पे आगे करके यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू से डैट on the basis of the constable GD exam 2024 conducted by SSC, you are hereby offered appointment on provisional basis in Secretariat Security Force, या फिर आप कह सकते हो एसएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज कांस्टेबल इन लेवल 3 ऑफ पे मैट्रिक्स। और यहाँ पे 21,700 से 69,000 मतलब 69,100 आपका पे मैट्रिक्स है वो सब दे रखा है। यू विल बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अलाउंसेस एट द रेट्स एडमिसिबल एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेड डाउन इन रूल्स एंड ऑर्डर्स गवर्निंग द ग्रांट ऑफ सच अलाउंसेस इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है जिन्होंने आपको सेंड किया है उन्होंने बताया कि यहाँ पे मतलब मुझे आदेश हुआ है कि आपको ये बताना है कि आपको जो कांस्टेबल जीडीएस का मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर या फिर कह सकते हो ऑफर लेटर है ये भेजा गया है, जिसमें पे मैट्रिक्स इतना है और ये सारी चीज़ें इन्होंने बोल रखी हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ज्वाइनिंग के लिए ये ऑफर लेटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने ये दे रखा है द टर्म्स ऑफ योर अपॉइंटमेंट आर एस फॉलोस, मतलब आपकी जो टर्म्स है अपॉइंटमेंट की वो दे रखी है कि यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने दे रखी है कि आपका जो वेरिफिकेशन मतलब ये जो है वो प्रोविजनल है, मतलब कभी कैंसिल किया जा सकता है। ये कब तक मतलब रियल होगा जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कैरेक्टर एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट का, जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है आपके जो थाने हैं इन सबसे जब हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें ये होंगी। अगर आपको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दी जाती है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अटेस्टेशन फॉर्म में आपके लिए मतलब आपने फिल की है उससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या फिर अनफिट इसके लिए मान लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें। अब बात करें अटेस्टेशन फॉर्म की, तो वो अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही नीचे लग के आया होगा, और जिसका बाई चांस मिस है या फिर नहीं आया है तो उसका हम पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से निकलवा लेना। वैसे सारे कैंडिडेट्स का लगभग ये अटेस्टेशन फॉर्म है साथ में लग के आया होगा भाई। नेक्स्ट इन्होंने एक पॉइंट और दे रखा है, you will have to give an undertaking at the time of joining that if anything adverse comes out in the character and antecedent verification that would make you ineligible for appointment in the first instance, you will be liable to be discharged from government service forthwith without any further notice। कहने का मतलब ये कि आपका जो ये ज्वाइनिंग है ये अभी कह सकते हैं अंडरटेकिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और ये तब होगी जब आपको मतलब कैरेक्टर एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट है ये सब वेरीफाई हो जाएंगे तब। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा बिना किसी फर्दर नोटिस के। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे दे रखा है। ये तो कुछ चीज़ें जो ज्वाइनिंग लेटर में दे रखी हैं। इसके बाद हम वो भी देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं और फॉर्म क्या फिल करने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जैसा कि योर अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड एट एनी
इट एनी टाइम बाई 1 मंथ नोटिस। मतलब ये है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है ये प्रोविजनल है, पहले ही बताया जा चुका है, और आपको 1 मंथ के नोटिस के बाद ये सब मतलब निकाला भी जा सकता है या फिर आपको वहाँ से हटाया भी जा सकता है, ऐसा इन्होंने दे रखा है। और इसके लिए आपको मतलब बिना किसी रीजन दिए यहाँ से निकाला जा सकता है, अगर कोई भी चीज़ें गलत पाई जाती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए इन्होंने ये दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है यू विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, द पीरियड ऑफ प्रोबेशन बीइंग 2 years। मतलब कहने का है कि आप प्रोबेशन पीरियड जब तक रहेगा तब तक आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जॉब जा सकती है। ये इन्होंने ये दे रखा है कि कुछ वेरिफिकेशन होते हैं जो 2 साल तक लगा होते हैं और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा नीचे इन्होंने दे रखा है कि इसकी जो टाइमिंग है वो एक्सटेंड मतलब प्रोबेशन पीरियड जो है वो बढ़ाया जा सकता है। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये इन्होंने इसलिए दे रखा है जैसे बाद में केसेस वेसेस चलते हैं, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने पहले ही ये नोटिस में दे रखा होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का चलता है और ये सारे वेरिफिकेशन होते हैं, और इसमें आपके अगेंस्ट कोई भी चीज़ पाई जाती है मतलब प्रोबेशन के पीरियड में तो आपको वहाँ से जो भी ट्रेनिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है, ये सारी चीज़ें तो ये इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। तो प्रोबेशन पीरियड जो चलता है वो होता है, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी चल रही होगी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन यू विल बी लायबल टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस अंडर रूल 5 ऑफ टेम्पररी सर्विस रूल्स। कहने का मतलब ये प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई कमियां पाई जाती हैं आपके किसी डॉक्यूमेंट में या किसी भी चीज़ में तो आपको निकाला जा सकता है, ये चीज़ें पहले ही बता चुकी हैं। जो पैराग्राफ 5 था, रूल 5 था, उसमें हमने बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस और कंडक्ट यू आर कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर फर्दर रिटेंशन इन सर्विस। मतलब आपका अगर परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हो आपका व्यवहार कंडक्ट खराब रहता है तो इसमें भी आप रिटेंशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर अदरवाइज फाउंड इन एलिजिबल और अनसुटेबल फॉर बीइंग रिटेन्ड इन द सर्विस। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब आगे जो अपनी जॉब है वो कैरी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है यू विल बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन। ये पेंशन के बारे में बताया कि नई पेंशन स्कीम है उसके हिसाब से आपके साथ मतलब जो भी पेंशन का सीन है वो किया जाएगा, साथ ही साथ ये जो है टाइम टू टाइम अमेंडेड मतलब चेंज भी होती रहेगी। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें द अपॉइंटमेंट कैरीज विद इट द लायबिलिटी टू सर्व इट एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड टू सर्व इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विद एसएसएफ में बी मर्ज्ड। कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में कभी भी मतलब ट्रेनिंग के लिए सॉरी जॉब के लिए भेजा जा सकता है, साथ ही साथ अगर एसएसएफ किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज होता है तो आपको उसमें भी काम करने का मौका मिल सकता है या फिर आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर ज्वाइनिंग द अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब ये जब आप अपॉइंटमेंट के टाइम जाएंगे तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग के लिए जब जा रहे होंगे तो रास्ते में जो भी आप खर्चा करेंगे अपना ट्रेन का या फिर प्लेन का जो भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये आपका जॉब से पहले का पीरियड रहता है और इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको खुद से करनी होंगी, तो ये हो जाता है सॉरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्होंने ये दे रखा है तो ये जो आपकी सर्विस है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ये रूल के अकॉर्डिंग होगी, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सर्विस अपॉइंटमेंट है वो स्टार्ट होता है जब आपकी ओथ हो जाती है या फिर कह सकते हो शपथ दी जाती है, ये सारी चीज़ें। तो शपथ के बारे में उन्होंने दे रखा यहाँ पे, फिर स्पाउस या फिर आपके मैरिड हो रखे हैं आप तो उसके बारे में कुछ रूल्स दे रखे हैं, वो सबके लिए नहीं है, जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कि आप अगर मैरिड हैं तो उसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, जैसे आपने एक पत्नी है तो उसके साथ संबंध अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें तो उनके बारे में इन्होंने दे रखा है। और अगर आगे ये भी चीज़ दे रखा है कि आपका मतलब चेंजेस हो रखी हैं या फिर कह सकते हो शादी में डिवोर्स हो चुका है, ये चीज़ें तो उसके रिगार्डिंग भी रूल्स दे रखे हैं। ये जो भी कैंडिडेट्स हैं इसके बारे में अपने आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी नहीं है, बस कुछ ये है कि मतलब उनके साउथ मतलब स्पाउस है तो उसकी या फिर कह सकते हो पत्नी है तो उसके रिगार्डिंग, या फिर कोई लड़की है तो उसके साथ पति हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी नीचे अटेस्टेशन फॉर्म में नॉमिनेशन फॉर्म में उन सब में देनी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी डिक्लेरेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा गलत दी जाती है, कोई दिक्कत होती है तो आपको मतलब वहाँ से निकाल दिया जाएगा। कोई भी मतलब किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है तो आप वहाँ से अनफिट कर सकती है गवर्नमेंट आपको, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप अगर SC ST OBC इन कैटेगरी से मतलब बिलोंग करते हैं, OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर होती है NCL कह सकते हो उससे, तो उसके लिए आपको जितने भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं वो देने होंगे। और अगर वेरिफिकेशन मतलब जो आप क्लेम कर रहे हैं अगर ये सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपको वहाँ से मतलब ये जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसका रिजर्वेशन जो है वो आपको नहीं मतलब आपने रिजर्वेशन लिया है लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर आपको आगे जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब आता है डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लेके जाने हैं, तो 7 नंबर पॉइंट जो है वो यही बताता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले आता है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग विच विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। मीन्स ये है कि जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, और ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं इन पर हम बात कर लेते हैं।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। कहने का मतलब ये कि आपको अपने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, जैसे आपने फॉर्म भरते टाइम अगर ग्रेजुएशन मतलब उसमें फिल किया था तो आपको ग्रेजुएशन भी अपने साथ लेके जाना होगा। 10-12 तो आई, तो 10-12 ग्रेजुएशन ये सारी चीज़। तो बस यही है, जिस कैंडिडेट ने 10-12 फिल किया था उन्हें अपना 10-12 ही लेके जाना है, और जिन्हें ग्रेजुएशन फिल किया था या पीजी फिल किया था तो उनको वो भी लेके जाना है। साथ ही साथ उनकी कॉपीज लेके जानी है और उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट मीन्स खुद के साइन करके नीचे लेके जानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन इफ एनी। मतलब अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप जिस कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन लिए होंगे उसका मतलब कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओबीसी से है तो उसका पड़ेगा भाई। नेक्स्ट आता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए तो ये आपका 10th का ही सर्टिफिकेट चल जाता है कि जो आपको प्रूव कर देता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है, तो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ से मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो जाएगा। और एज रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी के हिसाब से मिलता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा भाई। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, PWD जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनके लिए PWD सर्टिफिकेट होता है, तो ये जो है वो आपको मतलब लेके जाने हैं। साथ ही साथ ये जितने डॉक्यूमेंट हैं इनकी अपनी अटेस्टेड मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी लेके जानी होंगी, और यहाँ पे इन्होंने 2 अटेस्टेड कॉपी की बात की है, इनसे 2 कॉपीज करानी है और उन पर साइन कर लेने अपने। नेक्स्ट आता है ओबीसी NCL सर्टिफिकेट ओनली फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू द सेड कैटेगरी। मीन्स अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, आपने मतलब डीबी के टाइम डॉक्यूमेंट दिया था या फिर फॉर्म फिल किया था NCL से, तो इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट आता है अगर आप मतलब प्रीवियस मतलब एम्प्लॉय थे कहीं पे, या फिर कैसे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो उसका आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेके आना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बिना मतलब आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। नेक्स्ट, और उसके अलावा जो पैरा 2 में डिक्लेरेशन था वो था, डिक्लेरेशन वहाँ पे वही था कैटेगरी और इन सब के रिगार्डिंग, तो वो हम पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 2 अटेस्टेशन फॉर्म्स। अटेस्टेशन फॉर्म्स जो है ईच वन फिल्ड इन ओन हैंड राइटिंग, मीन्स आपको 2 अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे एक अटेस्टेशन फॉर्म आपको भेजा गया है और दूसरी मतलब उसी की आपको दूसरी कॉपी करा लेनी है। इस तरह से आपको 2 अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएंगे और उन्हें फिल करना है। तो ये चीज़ें इसका ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं और इसकी 10 फोटोग्राफ मतलब फोटोकॉपी 10 कॉपीज लेके जानी है। तो अपना जो हाल फिलहाल का फोटो हो या फिर आपने जो फॉर्म में फिल किया हो ऐसा कह सकते हैं, तो वो 10 फोटो लेके जाना, 10 से 15 आप अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये इसका ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड जो कि आपको डीबी के टाइम लगा ही था, लेकिन पैन कार्ड इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। बैंक पासबुक अपनी और उसके साथ चेकबुक, ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेंगी। और इनकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी 2-2 लेके जानी है। जितने डॉक्यूमेंट बताएं सारे, वेयर द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एज प्रूफ ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स में आल्सो भी ब्रॉड। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो है डीबी के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगेंगे ही, उसके अलावा जो एड ऑन हुआ है वो आपका आपका जो एक तो पैन कार्ड हो जाता है, एक बैंक पासबुक हो जाती है, बैंक चेकबुक हो जाती है, और जो आपकी पासबुक चलेगी वो आपका SBI का अकाउंट चलता है इनमें, और वो भी आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ये सैलरी अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये जो अकाउंट है इनकी चेकबुक और ATM ये साथ अपने लेके जाइएगा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं सॉरी। If the above certificates which will have be produced at the time of joining are not found in order to any later stage, you will not be allowed to join duties and your offer of appointment will be cancelled, terminated from service। कहने का मतलब ये, अगर जो ऊपर सर्टिफिकेट बताए हैं आप ज्वाइनिंग के टाइम पे नहीं लेके जाते हैं या कमियां रहती हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द गवर्नमेंट रिजर्व्स द राइट टू इशू एनी अदर ऑर्डर्स टू हिम हर आर as are considered necessary in the exigency of public service, and constable will have to obey these orders so given by the government। कहने का मतलब ये, जो गवर्नमेंट है जितने भी राइट हैं आपको मतलब जॉब पे लगाने के हटाने के, वो सारे राइट जो है गवर्नमेंट के अंडर है और आपको वो राइट जो है वो मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आप यू हैव टू अंडरगो 6 months प्री इंडक्शन ट्रेनिंग विच इज मैंडेटरी फॉर कंसिडरेशन टू कन्फर्म द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल SSF। मतलब कहने का ये है कि SSF के लिए आपको ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ये कंपलसरी हर कैंडिडेट को लेनी होगी। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी पहले से ही सर्विस पे हैं, गवर्नमेंट में, PSU या ऑटोनोमस बॉडी में, बैंक में, कॉर्पोरेशन में, किसी भी चीज़ में है, तो आपको योर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू विजिलेंस क्लियरेंस एंड रिलीविंग बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। कहने का मतलब ये, तो इससे आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, इसका ध्यान रखिएगा। 12 नंबर पॉइंट जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये चेंज हुआ है। पहले ये जो पॉइंट था उसमें कुछ चीज़ें अलग होती थी और अब जो है कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। ये क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, सॉरी। हाँ, तो
If you accept the terms and conditions of this offer of appointment as indicated above, you may report before 9:30 a.m. at NDCC second building, थर्ड फ्लोर, जयसिंह रोड, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या SS ऐप का जो ऑफिस है ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यू दिल्ली 110001, ये इनका पिन कोड है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू टू दिस लेटर, अदरवाइज दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल लैप्स ऑटोमेटिकली इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्या था इसे आप बता देते हैं। ये था कि आपने अगर जो ऊपर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और आप ये जो है आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मीन्स आप जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको ये जो लेटर आया उसके 30 दिन के अंदर वहाँ पे आपको जाना होगा। जैसे ये 10 तारीख का लेटर है तो 30 दिन मान सकते हैं आप, 10 फरवरी तक आपको इस पर पहुँचना है। साथ ही साथ 9:30 से पहले आपको इस जो एड्रेस दे रखा है यहाँ पे पहुँचना है, और उसके बाद आपके ये जो डॉक्यूमेंट है वो वहीं पे जमा होंगे, सारी चीज़ें आगे की कार्रवाई की जाएगी, मीन्स आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये 30 दिन है, एक एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है कि आपको इसी डेट को जाना है, उन्होंने दे रखा है कि ये पीरियड है, इसमें किसी भी टाइम आप जा सकते हैं, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले होता था वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी कि आपको ये मतलब 30 दिन के अंदर जाना है, वहाँ पे उन्होंने नोटिस में दे रखा होता था कि आपको ना एक फॉर्म दिया जाता था, और उस फॉर्म को आपको 15 दिन के अंदर, जो आपकी डेट थी 15 दिन के अंदर वो फॉर्म आपको वहाँ पे सबमिट करना होता था, बाय पोस्ट और बाय मेल। वहाँ पे पोस्ट एड्रेस और मेल एड्रेस दोनों दे रखे होते थे, और वहाँ पे आपको सेंड करना होता था, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि हाँ आप वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको वो वापस से ज्वाइनिंग लेटर भेजते थे जिसमें डेट हुआ करती थी। लेकिन इस साल ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसा कि नीचे एक सॉरी नीचे एक आपको ये मिल जाएगा। ये जो है यही फॉर्म पहले हुआ करता था, जो आप जब ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये जो सेंड किया करते थे अथॉरिटी को, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या है, आपको वहीं जाना है और इस फॉर्म को वहाँ जमा करना है, और इस तरह से उन्हें पता चल जाएगा कि आप हाँ वास्तव में जॉब चाहते हैं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो जाएगी आपकी। ये है, तो ये जो पॉइंट था ये चेंज किया गया है। पहले ये होता था कि आपको बाई पोस्ट करना होता था, आपको अपना सॉरी ये फॉर्म जो हुआ करता था और इसके साथ 1-2 डॉक्यूमेंट्स लगते थे, ये सब जो एड्रेस हुआ करता था और मेल एड्रेस दोनों दिए जाते थे, वहाँ पे मेल करना होता था, पोस्ट करना होता था, और उसके बाद वो ज्वाइनिंग लेटर भेजते थे। लेकिन अब जो है वो चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ज्वाइनिंग लेटर आने के 30 दिन बाद तक किसी भी समय आप अपना ये सारे फॉर्म कंप्लीट करा के ले जाइए, और किसी भी टाइम आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये है, बस आपको टाइमिंग दे रखी है, 9:30 से पहले आपको वहाँ पे मतलब ऑफिस खुलने की जो टाइमिंग उससे पहले वहाँ पहुँचना होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये है। अब आते हैं जो फॉर्म है इंपॉर्टेंट वो क्या है और उन्हें कैसे कैसे फिल करना है। तो एक ये फॉर्म हो जाता है, ये जो फॉर्म है वो इसलिए कि आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कह सकते हैं जो ऑफर दिया गया था तो उसे स्वीकार करने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको इधर अपना एक फोटो पेस्ट करना है भाई। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो फिल करनी है, तो यहाँ पे विद यहाँ पे ये जो है, ये कहने का मतलब ये एक एप्लीकेशन टाइप में कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं इस अथॉरिटी को। अथॉरिटी क्या है, अंडर सेक्रेटरी SSO, या फिर ये कह सकते हो जो सेक्रेटरीट और आपका जो ऑफिस है कह सकते हो SSF का जो ऑफिशियल ऑफिस है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लेटर होता है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनकी टोटल एड्रेस जो है वो दे रखा है। नेक्स्ट पर यहाँ पे सब्जेक्ट है ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, मीन्स आप ज्वाइनिंग चाहते हैं उसकी, तो उसके लिए ये लेटर है भाई। आगे ये लिखा हुआ है सर विद रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर, और यहाँ पे ऑफिस लेटर नंबर दे रखा है, डेटेड, यहाँ पे डेट डालनी है, फिर आई अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और साथ ही साथ सन ऑफ भी लिख देना आप। रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग एज कांस्टेबल इन सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द पे मैट्रिक्स लेवल 3 ऑन, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डेट डल जानी है, और उसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सेप्ट माई ज्वाइनिंग, और इस तरह से वहाँ पे आपको ये सब जमा करना है। फिर यहाँ पे लिखना क्या क्या है, यहाँ आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और इसके बाद आपका फुल नाम आएगा, और जितनी भी चीज़ें लिखना आप ब्लॉक लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे लिखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे से आपके पहले जो यहाँ है सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम पूरा नेम लिखना है, फिर डेजिग्नेशन आप जिस मतलब पोस्ट पे जा रहे हैं तो वो लिखना है, तो आप कांस्टेबल GD लिख सकते हो और ब्रैकेट में SSF लिख सकते हो, या फिर कांस्टेबल GD ने SSF लिख सकते हो। यहाँ पे आपका फोन नंबर आएगा और जो SSC का रोल नंबर है वो यहाँ आएगा, और इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप घर से ही फिल करके ले जाना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके फिल करना है, ये घर से ही फिल करके ले जाना है सारी चीज़ें भाई। ये जो है ये फॉर्म यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी इस चीज़ के लिए वो हम बता चुके हैं, और पहले ये जो था बाई पोस्ट जैसा कि हम बता चुके हैं जाता था, लेकिन अभी आप खुद से ले जाना है। आप जल्दी से इन फॉर्म को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद किसी भी टाइम आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि 10 तारीख को ये आ गया है तो बाकी लोगों को भी आ गया होगा, तो इस तरह से आप वहाँ पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लेके जाएंगे और वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये नॉमिनी फिल करने के लिए फॉर्म होता है नॉमिनेशन के लिए, और ये जो फॉर्म है ये आपको मतलब लेके जाना होता है, फिल कराना होता है। यहाँ पे क्या होता है, अपना यहाँ पे फोटो लगाएंगे आप। नेक्स्ट यहाँ आ जाता है
नॉमिनेशन फॉर डेथ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, मीन्स आपकी डेथ मतलब डेथ हो जाती है या फिर रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम जो ग्रेजुएटी दी जाएगी उस चीज़ के लिए ये फॉर्म रहता है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम लिखना होता है और उसके बाद कुछ नॉमिनीज फिल करने होते हैं। मीन्स आपकी अगर कोई दिक्कत होती है, डेथ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम आपके बाद कौन आपके जो पैसे होंगे, आपके जो जितना पीएफ का पैसा हो गया, जो भी चीज़ें होंगी वो कौन लेने वाला है, तो उस चीज़ के लिए फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको दो नॉमिनीज फिल करने होते हैं, दो से ज़्यादा भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनीज का नेम और उनका एड्रेस लिखना होता है। फिर आपका रिलेशनशिप उनसे क्या है, जैसे आपने अपना फादर का नेम और एड्रेस लिखा है, फिर यहाँ पे लिख देंगे कि वो फादर हैं आपके, तो फादर लिख देंगे। उनकी एज यहाँ लिखनी है और यहाँ पे कितनी ग्रेजुएटी आप देना चाहते हैं, जैसे 50% उन्हें देना चाहते हैं, 20%, 40%, ऐसे कुल मिला के आपको 100% बांटना है। जितने लोगों में आप बांटना चाहते हैं बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 20% यहाँ पे फादर को दे देते हैं तो नीचे दूसरे नॉमिनी का नाम लिख सकते हैं इस तरह से। और ऐसे अल्टरनेट नॉमिनी भी लिखने हैं तो यहाँ पे आप अल्टरनेट नॉमिनी भी लिख सकते हैं। उनकी डिटेल्स इधर आएंगी और उनकी ग्रेजुएटी की 50%, 25% जितना देना है इधर आएंगी। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऐसा करिएगा, इधर आप फादर का नाम लिख दीजिएगा, उनका मतलब फादर, रिलेशनशिप, एज और यहाँ पे ग्रेजुएटी, ऐसे ही यहाँ मदर का करिएगा और ग्रेजुएटी लिख दीजिएगा। बस इतना करना है, जैसे हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रेजुएटी है, जैसा कि नीचे इन्होंने दे भी रखा है कि जो कॉलम फिल किए जाएंगे यहाँ पे जो ग्रेजुएटी दी जाएगी वो 100% होनी चाहिए। मीन्स इससे कम ज़्यादा, सॉरी, कम ज़्यादा होगी वो नहीं चलेगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने 75% फादर का लिख दिया और मदर का 10% लिख दिया तो ये आपका 85 हो रहा, पूरा 100% नहीं हो रहा, तो 100% बाकी का किसे देंगे। इस वजह से ऐसा है, 50-50 लिख सकते हैं, 75-25 लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये है, ये जो है जब किसी की फैमिली नहीं होगी तो उनके लिए ये लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैव नो फैमिली, यहाँ पे ये लिख रहा है बेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ नो फैमिली। जब नो फैमिली है मीन्स आपकी कोई फैमिली नहीं, तो आप किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मीन्स मदर फादर जिसके नहीं होते हैं तो वो किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी यही चीज़ फिल करनी है। कुछ अंतर नहीं है, बस सारी डिटेल्स लिखनी है। जिस भी बंदे को आप बनाना चाहते हैं उससे रिलेशन और अल्टरनेट, ऐसा है बस। वैसे ऐसा बहुत कम कैंडिडेट्स के साथ होगा, बाकी सबको ऊपर वाले फॉर्म फिल करने होंगे। लेकिन अगर किसी की फैमिली नहीं है तो इस फॉर्म को फिल करेंगे, ऊपर वाले को नहीं करेंगे। और जिसकी फैमिली है वो इन्हें नहीं फिल करेंगे, ऊपर वालों को फिल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉरी, यहाँ पे आगे चलते हैं, फिर आगे आ जाता है यहाँ पे दिस नॉमिनेशन सुपरसेट्स द नॉमिनेशन मेड बाय मी अर्लियर ऑन। यहाँ पे डेट लिखनी है कि किस डेट को आपने ये बनाया था। विच स्टैंड कैंसिल्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट सो ड्रॉ लाइन्स, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेट लिखनी है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे मंथ हो जाएगा, यहाँ पे ईयर आप लिख देंगे और यहाँ पे टाइमिंग जो है कि या फिर सॉरी 8 जिस प्लेस पे आपने किया था उस प्लेस का नाम लिख देना। फिर यहाँ पे 2 विटनेस के सिग्नेचर भी आपको देने होंगे। 2 विटनेस के सिग्नेचर यहाँ पे आप करा सकते हैं, उनका नाम लिख के और आगे सिग्नेचर करा लीजिएगा। 2 विटनेस आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, फैमिली के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट या अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं बस। इसके आगे जो फिल करना है वो हेड ऑफिस ने फिल करना है, आपने कुछ भी फिल करना नहीं है, यहाँ पे ये खाली रहेगा। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ये फॉर्म नंबर 3 आ जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का नेम मीन्स आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन, आप जिस डेजिग्नेशन पे मीन्स आप कांस्टेबल जीडी के थ्रू एसएसएफ में है तो कांस्टेबल इन एसएसएफ ऐसे लिख सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी पढ़नी है और यहाँ पे जो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स है वो डालनी है। यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। नीचे ये दे रखा है कि आपको यहाँ से मतलब फैमिली मेम्बर की जो डिटेल्स है वो डालनी है, तो नीचे जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहले नंबर पे दे रखा है कि नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, फिर रिलेशनशिप, फिर मैरिटल स्टेटस, रिमार्क्स डालना है उनके लिए। और फिर यहाँ पे ये जो है ये आपने कुछ नहीं करना है, ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे जो है वो हेड ऑफिस जो है वो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फादर का नाम लिख सकते हैं, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, आधार में जो भी होगी, उनसे रिलेशनशिप लिख सकते हैं, आपका क्या रिलेशनशिप है, और फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना है, तो मैरिड होंगे ऑब्वियस है फादर। उनके रिगार्डिंग जैसे रिमार्क्स में क्या लिखना है ये देख लीजिए। तो जैसे किसी के फादर हैं पीडब्ल्यूडी में, मीन्स कह सकते हो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, या फिर कोई भी फैमिली से कुछ ऐसा है फिजिकली डिसेबल्ड है, या उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जैसे कि मैरिटल स्टेटस ऐसा है कि वो डाइवोर्स्ड है या ऐसी चीज़ें, तो वो रिमार्क में लिखनी है, वरना कुछ नहीं लिखना है। आपने बस इतना लिखना है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई फैमिली में कोई ब्रदर है, सिस्टर है, अगर वो विकलांग है तो उनके बारे में यहाँ रिमार्क लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, इसे खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर उसके बाद फादर के बाद मदर, और मदर की भी सारी चीज़ें, देन ब्रदर सिस्टर, ऐसे आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे आप सारे फिल कर सकते हैं, और इतने से आपके ये कंप्लीट हो जाएगा। बस याद रखिएगा कि जितने फैमिली मेम्बर्स हैं केवल उतने ही फिल करने हैं, और यहाँ पे अपना नाम नहीं फिल करना है। जैसे अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो आप अपना छोड़ के 3 लोगों के नाम लिखेंगे यहाँ पे, और उनके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगी, फिर उनका रिलेशनशिप है, जैसे
अरे वो आपके फादर है तो यहाँ पे आप फादर लिख देंगे, ब्रदर हैं तो यहाँ पे ब्रदर लिख देंगे, सिस्टर हैं तो सिस्टर लिख देंगे। उनका मैरिटल स्टेटस वो मैरिड है या अनमैरिड है वो लिखना है। उनके रिगार्डिंग जो रिमार्क्स हैं वो लिख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे रिमार्क के बारे में इन्होंने दे रखा है कि रिमार्क्स लिखने क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सॉरी नीचे ये अगर कोई सिबलिंग आपका डिसेबल्ड है ब्रदर या सिस्टर तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमार्क्स में, और बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाता है फॉर्म कंप्लीट। फिर ये जो है ये उसके लिए कोई आपका जैसे नॉमिनेशन फॉर बेनिफिट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1980, तो इंश्योरेंस स्कीम के लिए सेम चीज़ें जैसा आप नॉमिनी ऊपर फिल किए थे वैसे फिल करने हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है ये जो है नो फैमिली वालों के लिए, और जो फैमिली वालों के लिए वो नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ नो फैमिली, जिसकी कोई फैमिली नहीं है तो उन्हें ये फॉर्म फिल करना है। और जैसे ऊपर बताया था हमने यहाँ पे उस नॉमिनी का नाम लिखना है, उसके बाद उसका आपके साथ जो मतलब रिलेशनशिप है, फादर है मदर हैं या जो भी हैं ब्रदर हैं कज़न है उनका लिखना है, एज लिखनी है उनकी, शेयर 50% 40% जितना देना चाहते हैं। ऐसे ही सेकेंड अल्टरनेट भी आप लिख सकते हैं किसी दूसरे बंदे का नाम। यहाँ पे डेट वेट डालनी है आपको और जगह डालनी है। वहीं 2 सिग्नेचर विटनेस के जो ऊपर कराए थे वही करा सकते हैं आप, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के, नीचे आपका नेम और डेजिग्नेशन जो आप मतलब जो डेजिग्नेशन पे है वो कर लेंगे ख़त्म। तो ये हो जाता है, बस इतना करना है आपको। अगर आपकी फैमिली नहीं है तब ऊपर फॉर्म फिल करना है, वरना उसे ब्लैंक रखना है, उस फॉर्म को नहीं फिल करना है। ये जो फॉर्म है सेम फॉर्म है, बस ये जब गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ फैमिली है, मीन्स उनकी कोई फैमिली है, मीन्स फैमिली में सारे लोग हैं तो ये फिल करना है। और यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, नीचे सेम वैसे ही नॉमिनी फिल करने हैं। यहाँ पे नेम और एड्रेस डालना है नॉमिनी का, रिलेशनशिप आपके साथ फादर है मदर है कौन है, उनकी एज डालनी है, डेट ऑफ बर्थ आप देख लेना आधार में उनके और उनके हिसाब से डाल देना। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयर कितना देना 50% 20% वो लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे अल्टरनेटिव नॉमिनी या नॉमिनी से आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं इसमें एक ही डाल सकते हैं आप, 4-5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अल्टरनेट मदर का नाम लिख देना, उन्हें जितनी इक्विटी देनी है वो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, और यहाँ पे जगह का नाम आ जाएगा कि किस जगह किया था, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम या सिटी का नाम अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 2 विटनेस के जो ऊपर कराए थे सिग्नेचर वही यहाँ करा सकते हैं। यहाँ पे आपके सिग्नेचर, आपका नेम और डेजिग्नेशन आपकी आ जाएगी। डेजिग्नेशन हम बता ही चुके हैं आपको, अपनी मतलब जो पोस्ट है वो फिल करनी है। अब जैसे ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है आपको नीचे की चीज़ें करनी है। यहाँ पे और फॉर्म है अंडरटेकिंग ऐसे फिल करना है। अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको श्री मतलब फादर का नाम लिखना है, और श्रीमती मतलब आपकी मदर का नाम लिखना है। और यहाँ पे आगे इन्होंने दे रखा आर माई पेरेंट्स फादर मदर, जो भी आप यहाँ लिख सकते हो कि पेरेंट्स पे टिक कर देना, एंड होली डिपेंडेंट ऑन मी। इसका मतलब ये होता है कि आपको ये जो फॉर्म है अंडरटेकिंग है ये फिल करनी होती है कि आपके जो पेरेंट्स है वो आप पे डिपेंडेंट है, और इनकी सैलरी के बारे में, इनकम के बारे में चीज़ें रहती हैं कि इनकी जो सैलरी है वो 9,000 से ऊपर नहीं है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होती हैं। भाई यहाँ पे सिग्नेचर कराने हैं आपने खुद के करने पे, नेम डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नंबर। अब एम्प्लॉय नंबर जो है वो आपको नहीं पता होगा तो वो बाद में फिल हो जाएगा। उसके बाद एक अंडरटेकिंग और है, उसे भी आपको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई और अपना नाम लिखना है। उसके बाद डिक्लेयर डेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ माय मदर एंड फादर, तो यहाँ पे मदर फादर की जो डेट ऑफ बर्थ है उनमें से जो भी आप लिखना चाहते हैं, वाइफ मदर फादर तीनों में से किसी एक ही आप लिख देना। इस मतलब फादर जो भी हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। तो इसमें प्लीज़ बी नोटेड इन माय ऑफिस रिकॉर्ड, ये आपके ऑफिस रिकॉर्ड में फादर मदर की या जिसकी भी आप डेट ऑफ बर्थ लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अपना नाम डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय नंबर अभी आपको नहीं मिला है तो इसे छोड़ देना, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर देनी है। तो ये बस ये 2 अंडरटेकिंग है जो आपको फिल करनी होती है, यहाँ पे बताना होता है इन चीज़ों के बारे में। तो बस ये, और साथ ही साथ इतना आप ध्यान रखिएगा जितने भी मदर फादर और इन सब के आप जो आपके आधार कार्ड है उनकी फोटोकॉपी साथ लेके जाइएगा, वहाँ पे जरूर पड़ सकती है क्योंकि ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा अब आता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है और इसमें जो वार्निंग है इसको बहुत आप ऐसा नहीं है लाइटली लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आप जितनी भी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे सही लिखेंगे, और अगर गलत लिखते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ से निकाला जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, तो ये बहुत सोच समझ के लिखनी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म कैंसिल होते हैं वो इसी चीज़ की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। क्या है इसे भी बात कर लेते हैं। तो आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसका एक जो फोटो का रहता है एक एक्चुअल साइज़ रहता है कि आपका 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अप्रॉक्स ये साइज़ रहता है। इस साइज़ का फोटो खिंचवाना है और वही लगेगा यहाँ पे। एक ही फोटो मतलब सॉरी 2 फॉर्म भरे जाएंगे, 2 फोटो लगेंगे आपके अटेस्टेशन, 2 फॉर्म फिल करने हैं, 2 इनकी पहले सबसे पहले आपने फोटो कॉपी करा लेनी है। इसे फिल करने से पहले अटेस्टेशन फॉर्म को आपने फोटो कॉपी करा लेनी है और उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 अटेस्टेशन फॉर्म उन्होंने मांगे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है सबसे पहले इसके पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो नहीं लगता है। एक ही 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर जो साइज़ का फोटो है वो फोटो बनवाना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइज़ आपका चलेगा, ये जो साइज़ दे रखा है बस इसी साइज़ का फोटो आपको बनवाना रहेगा और वो यहाँ पे लगेगा।
फिर आगे चलते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं फिलिंग से रिलेटेड, वो है। वरना अगर फोटो का एक्चुअल साइज नहीं रहता है तो वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या, वो फॉर्म को रिसीव नहीं करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फोटो छोटा बड़ा नहीं हो, जो साइज़ दे रखा है वही हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नेम फिल करना है इस मतलब एरिया में, और यहाँ पे आपका नेम, मिडिल नेम और आपका सरनेम, तीनों चीज़ें आएंगी। और सारी चीज़ जो आएंगी इसमें जितनी भी भरेंगे आप ब्लॉक लेटर्स में भरेंगे, कैपिटल लेटर्स में भरेंगे, ये जितने भी कॉलम्स हैं इनमें। नेक्स्ट आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो फिल करना है। और इसमें प्रेजेंट एड्रेस में ऐसा नहीं गांव का नाम डाल के छोड़ देना है, यहाँ पे आपके गांव का नाम, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लैंड, स्ट्रीट, रोड, ये सारी चीज़ें, तहसील, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। नेक्स्ट हम बात करें भाई एड्रेस, यहाँ पे आपको इधर फिल करना है और यहाँ हो जाता है। बाकी अगर आप ओरिजिनली पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ लिखना है, वैसे ये किसी का नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर जो है इस कॉलम में पड़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पैन नंबर जो है वो इस कॉलम में पड़ जाएगा। फिर नेशनलिटी आपकी इंडियन हो जाएगी यहाँ पे। फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्रेजेंट एज, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गूगल पे जाइएगा, एज कैलकुलेटर में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपकी एज मिल जाएगी कि कितने साल कितने महीने। इस तरह से आपको लिखनी है कि 10 मतलब जो भी है कि आपकी 21 साल 10 महीने ऐसे। फिर आप आता है कि एज एट मैट्रिकुलेशन। अब जब मैट्रिकुलेशन मतलब आपने 10th किया था उस टाइम आपकी क्या एज थी वो भी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो ये आप एज कैलकुलेटर से कैलकुलेट मतलब कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, आपके जन्म कहाँ हुआ था, उसका डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है और स्टेट लिखना है। जैसे आपका किसी गांव में जन्म हुआ था तो उस गांव का नाम, फिर उसका आपको डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट ये लिखना है। फिर यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप कुछ लोग होते हैं जिनका जन्म तो दूसरे जिले में हुआ था लेकिन वो बिलोंग जो है वो दूसरी जगह से करते हैं या फिर बाद में चेंज हो गया है उनका, तो इस तरह से आप यहाँ लिखना है। बाकी ज़्यादातर लोगों का सेम ही होगा। नेक्स्ट जहाँ से आपके फादर बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो फादर भी लगो लगो उसी डिस्ट्रिक्ट से होंगे अगर जगह चेंज नहीं की है तो ये सारी चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। और आपका रिलीजन, हिंदू मुस्लिम जो भी आप यहाँ फिल करना है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से या OBC, इन तीनों में से किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आपको यस लिखना है, और नहीं करते हैं तो आपको नो लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये फॉर्म जो है ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज है, ये जो पेज है वो सबके लिए नहीं है, केवल उनके लिए जो मतलब जैसे यहाँ पे 1 साल पहले तक कहीं और रहे थे पाकिस्तान और या किसी अदर कंट्री में या किसी और जगह रहे थे तो उसके लिए, बाकी और किसी को ये फॉर्म नहीं फिल करना है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो फॉर्म है अब मतलब ये जो 10 नंबर पॉइंट था वो किसी को फिल नहीं करना है, कल उन्हीं को फिल करना है जो पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंट वेयर यू हैव रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। मतलब पिछले 5 साल में आप 1 साल से ज़्यादा कहीं पे रहे थे तो उसको लिखना है। तो ये सबके लिए नहीं होगा, आप खाली भी छोड़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पे, और खासकर जो अदर कंट्रीज हैं उनके बारे में तो लिखना है यहाँ पर, अगर अदर कंट्रीज में रहते तो जरूर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले फादर का नेम लिखना है, फिर उनकी नेशनलिटी, और उसके बाद मतलब प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है फादर का। वहीं ऑक्यूपेशन लिखना है, अगर वो एम्प्लॉयड है या फिर किसी ऑफिस में है तो उनका डेजिग्नेशन लिखना है कि किस ऑफिस में है, क्या काम कर, मतलब जो डेजिग्नेशन है वो लिखना है। ऑक्यूपेशन लिखना है आपको, क्या काम करते हैं, जैसे टीचर हैं तो टीचर लिख देंगे आप, खत्म। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपका प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है वो लिखना है। उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस है वो लिखना है। पोस्टल एड्रेस यहाँ आ जाएगा और परमानेंट होम एड्रेस ये आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही लिखिएगा, इसका काफ़ी यूज रहेगा वहाँ पे। फिर मदर का लिखना है, सेम मदर की नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, उनका ऑक्यूपेशन, अगर हाउस वाइफ है या हाउस मेकर है तो हाउस वाइफ लिख सकते हैं आप, उनका पोस्टल एड्रेस, वहीं आप मेन एड्रेस। फिर आपकी पत्नी है तो ये लिखना है, वरना खाली छोड़ सकते हैं, पति पत्नी जो भी है। ब्रदर सिस्टर, इनके बारे में लिखना है। अब कुछ लोग होंगे जिनके 2 ब्रदर होंगे तो यहाँ पे कॉलम में पहले छोटे भाई का या बड़े भाई का नाम लिखना है, फिर छोटे भाई का। इस तरह से 2 सिस्टर हैं, दोनों सिस्टर के नाम, इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। या फिर कोई कैंडिडेट है जिनके ब्रदर नहीं होंगे, केवल सिस्टर होंगी, तो ब्रदर वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे, सिस्टर के बारे में लिख देंगे। तो इस तरह से इसे कंप्लीट कर देंगे। जितने भी फैमिली में है सारों के लिए लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके ग्रांड पेरेंट्स हैं उनका कोई कॉलम नहीं है तो ग्रांड पेरेंट्स के बारे में जानकारी नहीं देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। ये जो है जो कैंडिडेट फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो उनके लिए ये यहाँ पे आपने फिल कर नहीं मतलब नहीं करना है। जिस कंट्री में आप स्टडी कर रहे हैं या रह रहे हैं तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट ये जो है ये आपको सबको देना है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप सबसे पहले 10th के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग लिखेंगे। अब डेट ऑफ एंट्रिंग जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 1 अप्रैल से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से 1 अप्रैल डाल सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ लीविंग आपके 10th के सर्टिफिकेट सबसे लास्ट में जहाँ पे सिग्नेचर होते हैं अथॉरिटी के, उसी के लेफ्ट साइड में होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वहीं आप एग्जामिनेशन पास हैं मतलब किस ईयर में है तो ईयर का नाम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में यस लिख देंगे, इतना हो जाएगा। फिर 12th के बारे में ये सेम चीज़ें करनी है। फिर ग्रेजुएशन फिल किया तो उसके बारे में, जो आपने फिल किया उसके बारे में लिखना है। अगर PG भी फिल कर रखा था फॉर्म में तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें देनी है। बस इतने से आपका ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो ये जो प्रीवियस कोई जॉब पे थे तो उसके बारे में देना है कि यहाँ पे किस टाइम पीरियड से कब तक थे, और यहाँ पे लिखना है कि किस डेजिग्नेशन पे थे, और एम्प्लॉयर का खुद एड्रेस लिखना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर नहीं थे तो आपको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो चीज़ें इन्हें बहुत ध्यान से भरिएगा, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ में कमी पाई जाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इस वजह से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से भरिएगा। इस इंटरनल पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपको वैसे अपनी तरफ से कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन करा के नहीं ले जाना है, जो आपका डिपार्टमेंट है वो खुद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो करा देगा। बस आपने क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही से भरनी है। अब क्या क्या है हम बता देते हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, मीन्स आपको डिटेंशन अंडर डिटेंशन रखा गया था या डिटेंशन में रखा गया था, तो यहाँ पे सब कैंडिडेट का लो नो ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करें रखा गया था तो आप यस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी अरेस्ट किया गया था, पकड़ा गया था पुलिस द्वारा, तो यहाँ पे अगर पकड़ा गया है तो यस लिख सकते हैं, नहीं पकड़ा गया है सॉरी तो नो लिख सकते हैं। फिर सॉरी, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, अगर आपको चार्जशीट बनी थी या फिर प्रोसिक्यूट किया गया था, एग्जाम्पल के तौर पर हैज़ अ चार्जशीट इन क्रिमिनल केस बीन फिल्ड अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर आपके अगेंस्ट कोई चार्जशीट फिल की गई थी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर की गई है तो यस वरना नो। यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट जो है उनका नो ही आ रहा होगा, एक दो कैंडिडेट्स होंगे जिनका यस भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें समय के साथ चेंज होती रहती हैं, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ हो। नेक्स्ट, अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसके बारे में यस और नो करके आपको बताना है। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपको कन्विक्शन में रखा गया था, आप कन्विक्ट रहते तो आप यस और नो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अदरवाइज, मतलब आपको किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकाला गया था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या किसी इंस्टीट्यूशन से, आपको बताना है। जैसे अभी आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पे आप कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ से निकाला जाएगा, तो अगर ऐसा पहले कभी हुआ था तो आप यस या नो करके बता सकते हैं। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, किसी एजुकेशनल मतलब अथॉरिटी से, इंस्टीट्यूट से निकाला गया था, तो उसके बारे में यस नो लिखना है आपको। और ये उन कैंडिडेट्स को लिखना है जिनके साथ ऐसा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो नो आप करते रहेंगे, नो पे टिक करते रहेंगे। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन डिवाइड, अगर आपको किसी भी एग्जाम से लेके पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था या एसएससी का एग्जाम था, वहाँ से डिवाइड किया गया था या डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो यहाँ पे यस या नो में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिस्क्वालीफाई का मतलब वो कि आप पेपर दे के आए और आप पास नहीं हो पाए, वो डिस्क्वालीफाई नहीं, जैसे आप कुछ गलत करते पकड़े गए और वहाँ से निकाल गए, तो उसके संबंध में आपको यस नो करना है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के ये सारे कॉलम जो होंगे वो नो से फिल करे होंगे। भाई यहाँ पे आपने ये भी दे रखा है कि अगर आपको सॉरी किसी कॉलम में आपने यस लिखा है तो उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ पे सबमिट करने होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये इफ द आंसर ऑफ टू एनी ऑफ द एवर मेंशन्ड क्वेश्चन इज यस, गिव फुल पार्टिकुलर्स ऑफ केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस, पनिशमेंट एटसेट्रा एंड नेचर ऑफ केस पेंडिंग इन द कोर्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन अथॉरिटी एटसेट्रा एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म। ये जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके साथ वो सारी चीज़ें आपको लगाने होंगी। अगर आपने पीछे किसी में भी यस किया है कि मेरे को मतलब पकड़ा गया था ये सारी, तो जो केस था उसके बारे में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। फिर ये प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म, जैसा कि हमने अटेस्टेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले ही आपको वार्निंग दिखा दी थी कि आपने जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर बिल्कुल सही लिखने हैं। आप अगर कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कोई केस हुआ है या कुछ भी है, तो आपको उसका यस लिखना है, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे बाकायदा, वो चेक करेंगे। लेकिन अगर आप गलत बताते हैं उनको, जो फैक्ट है वो नहीं बताते हैं, कुछ गलत चीज़ें उनके सामने प्रदर्शित करते हैं, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपकी जॉब नहीं रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। भाई आगे आते हैं, दो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं आपके लोकेलिटी के, उनके नाम यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसा कि ऊपर आपने जो दो गवाहों के सिग्नेचर कराए थे उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आस पड़ोस के किसी दो बंदों के नाम लिखना, लेकिन उन लोगों के नाम लिखना जो आपसे मतलब अच्छी मतलब वो रखते हैं। ऐसा नहीं किसी ऐसे इंसान का नाम रख दिया जिससे मतलब जो आपसे जलता है या फिर लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति है, वो कहीं आपका जब वेरिफिकेशन हो तो वो कुछ गलत बता दे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई दो आपके जिनसे संबंध अच्छे हों, लोगों के नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपका आगे डिक्लेरेशन रह जाता है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको डेट लिखनी है, प्लेस तो न्यू दिल्ली ही रहेगा, सिग्नेचर करना और नीचे मोबाइल नंबर। इतना करने से आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो काम रह जाता है वो ऑफिस का है, आपने कुछ नहीं करना है। तो कुल मिला के ये सारे फॉर्म थे जो आपको फिल करने थे, और जितनी भी चीज़ें थी एसएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं वो हम आपको बता चुके हैं, और होप सो आप सारी चीज़ समझ भी पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सीधे से सर्च करेंगे @PJ Planet तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं, इस तरह से आपको @ और PJ Planet अपने सर्च बॉक्स में टेलीग्राम पे लिखना है, और इस तरह से आप अपने जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं।
और कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो जितनी चीज़ें थी ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग, चाहे वो अटेस्टेशन फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म तैयार कराना हो या ज्वाइनिंग लेटर हो, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर में जितने भी फॉर्म थे वो कैसे फिल करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको होप्स मिल गई होंगी, सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। एक एक चीज़ हमने कोशिश की बारीकी से आपको समझा पाएँ, और वीडियो इसी चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपके सारे डाउट हैं एक ही वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही हम BSF, CRPF, CISF, ITBP इन सब पे भी बना चुके हैं। बस असम राइफल बचा है वो इस वजह से क्योंकि असम राइफल के अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए। कोई भी कैंडिडेट हैं जो उन चीज़ से रिगार्डिंग मतलब जानना चाहते हैं या उन वीडियोस में कुछ भी आपको जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी फॉर्म फिल करने को रह गया इन चीज़ मतलब इन फोर्सेस में तब, और SSF का जो है इसकी पूरी ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे आपको मिल चुकी है। तो बस ये था, होप्स आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो इस वीडियो में तो हमने जो बताने की कोशिश की थी, होप्स आप समझ पाए हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, बस करना कुछ नहीं, कमेंट में टाइप करिएगा, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो बस ये था इस वीडियो में, होप्स आप समझ पाएँ। और इसी तरह की हम आगे वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, और आगे जितनी भी वीडियो आएंगी इसी चीज़ के रिगार्डिंग आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जोड़ लीजिएगा। बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।